मेरा किस्मती बदकिस्मती मेरा बद। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। इसका नाम है तनुराज भट्टाचार्य जी। दिन पहले मैं कैम्बोडिया में घूमने के लिए गया था, तो उसका जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको कैम्बोडिया का कुछ भी सीनरी वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इसमें प्योरली मेरा जो भी इंडिया से कैम्बोडिया जाने का, वहाँ पे रहने का जो भी एक्सपीरियंस है और वहाँ से फिर वापस आने का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ थोड़ा डिटेल में शेयर करने के लिए चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सो दैट जब आप लोग जाना चाह रहे हो तो उस पर आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, क्या चीज़ें आपको अपने माइंड पे रखना होगा, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करता हूँ ये वीडियो। ये पूरा मज़ेदार भरपूर कहानी से भरा हुआ एक वीडियो रहेगा। कुछ दिन पहले मैंने कैम्बोडिया जाने का सोचा था और वहाँ पे जाके लगभग 12 से 13 दिन वहाँ पे घूम के आया हूँ। मेरा जो फ़्लाइट का जो भी टिकट पड़ा है टू एंड फ्रो, मतलब जाने का और आने का, दोनों मिला के लगभग 28 से 30 के का आसपास में पड़ा है। वो थोड़ा सा महंगा है, मानता हूँ। तो मेरा फ़्लाइट लेट नाइट 11:30 को हो गया। अकॉर्डिंगली मैंने एयरपोर्ट जाने के लिए कैब बुक कर लिया था। हुआ क्या है कि वो कैब तो आ गया था, बैठ भी गया, OTP वगैरह सब कुछ डाल दिया। उसके बाद हार्डली 100 to 200 मीटर वो कैब गया होगा। ड्राइवर था, चालक था। ही स्टार्टेड आस्किंग मी फॉर सम मोर मनी। वो ज़्यादा नहीं मांग रहा था, लेकिन मेरा कहना का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे दिखा रहे हो कि इतना अमाउंट लगेगा, सो एंड सो अमाउंट, तो आपको उतने अमाउंट पे लेके जाना है। अगर नहीं लेके जाना है तो फिर पहले से ही उसको कैंसिल कर दो। ऐसा तो कोई मतलब नहीं बनता है ना कि कस्टमर को पहले अपने कैब में बिठा लो, उसके बाद फिर थोड़ी दूर चल लो और फिर जाके उसका राइड कैंसिल कर दो। तो उसमें मेरा प्रेशस 30 to 40 मिनट्स मेरा लूज़ हो गया। उसके चलते ये हुआ कि मैं पूरा प्रेशर में आ गया। 3 घंटा पहले एयरपोर्ट में पहुंच जाऊं और फिर सब कुछ स्मूथली कर लूं, एक रुकावट की वजह से मेरा वहाँ पे काफ़ी टाइम लॉस हो गया। हालांकि मैं वहाँ पे पहुँच गया था। उसके बाद फिर बदकिस्मती कि मेरा अनफॉर्चुनेटली लगेज का वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया, लगभग 2 kg ज़्यादा हो गया था। तो वहाँ पे मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो मुझे वो पेमेंट करना पड़ गया। वो थोड़ा महंगा हो गया मेरे लिए। तो एनीवे, तो वो सब करके मैंने जैसे तैसे इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचा। लकीली वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो मैं जल्दी जल्दी पहुँच गया। वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर जो है, उन्होंने पूछा कि भाई तुम कहाँ पे जा रहे हो। मैं बोला कि कैम्बोडिया जा रहा हूँ, घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो बोला भाई तुम्हें यहाँ से तो क्लियरेंस नहीं मिलेगा, तुम्हें एक और काउंटर पे जाना पड़ेगा, वहाँ से क्लियरेंस लाना होगा, उसके बाद ही हम तुम्हारा इमिग्रेशन क्लियर करेंगे। चलो ठीक है, बढ़िया है। अभी रिसेंटली एक रूल लगाया है कि कोई भी बंदा या बंदी जो भी है फर्स्ट टाइम फॉरेन में जा रहे हैं तो उनको डायरेक्ट क्लियरेंस नहीं मिलता है। उनको एक अलग काउंटर पे जाके सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपरली चेक करवा के उसके बाद ही उनको इमिग्रेशन से क्लियरेंस मिलेगा। तो मैं चला गया वहाँ पे कि अभी कैम्बोडिया में कुछ तो भी जॉब रिलेटेड स्कैम हो रहा है, जहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रीज से लोगों को जॉब के लिए बुलाते हैं। उसके बाद उनका वीज़ा, पासपोर्ट, पैसा सब कुछ जब्त कर लेते हैं। कुछ क्रूकेड लोग हैं और फिर मार पीट के अगर किस्मत अच्छा है तो फिर आप वापस आ सकते हो, किस्मत अच्छा नहीं है तो फिर भगवान जाने क्या होगा। सो वो तो एक सीन है।
लेकिन उस दिन के वजह से मैं एक जेन्युइन ट्रैवलर, मुझे भी पंगा पड़ गया। मैंने फिर क्या किया, वहाँ पे गया और वहाँ पे जो भी इमिग्रेशन के ऑफिसर्स थे उनसे मैंने बात किया। उनको मैंने बताया कि भाई मैं कुछ जॉब वगैरह के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद एक इंडिया में एक रेपुटेड एमएनसी में काम करता हूँ, अच्छा खासा मेरा पोजीशन है, मैं वहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए जा रहा हूँ, ये मेरा वेकेशन पीरियड है। कैम्बोडिया जाने से पहले मैं 2-3 कंट्रीज़ और घूम चुका हूँ एंड मैंने वो सारा कुछ चीज़ें उनको बताया है, उनको दिखाया है कि भाई ये देखो मेरा फ़ोटोज़ है, मैं घूमने जाता हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ, बल्कि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल वगैरह भी दिखाया है। उसके बाद फिर उन लोगों को यकीन हुआ है कि भाई मैं जेन्युइनली वहाँ पे घूमने के लिए जा रहा हूँ, मेरा वैसा कुछ सीन नहीं है जिसमें नौकरी के लिए जा रहा हूँ या फिर कुछ। तो वैसा करते करते फ़्लाइट के टाइम से 1 घंटा बचा हुआ था, तो मेरे को थोड़ा सा वो पैनिक वाला चीज़ चालू हो गया कि भाई अभी सिक्योरिटी चेक करना है, गेट पे जाना है, तो उतनी देर में मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। सिक्योरिटी चेक पे गया, वहाँ पे मैंने सारा कुछ चीज़ें निकाल के ट्रे पे रखा है। उसके बाद उनको कुछ तो भी डाउट था क्योंकि मेरे पास सेल्फी स्टिक और गोप्रो का भी स्टिक था, उनको देखना था। और मैंने क्या किया कि 2 अलग अलग ट्रे पे रखा था और 2 ट्रे के बीच में कोई और भाई ने अपना ट्रे घुसा दिया था, तो जिसके वजह से मेरा दोनों ट्रे चेक हुआ और एक के बाद एक नहीं, पहला ट्रे चेक हुआ, उसके बाद दूसरा भाई का ट्रे चेक हुआ, उसके बाद फिर मेरा दूसरा ट्रे चेक होने के लिए आया। तो वहाँ पे भी मेरा कुछ टाइम बर्बाद हुआ है। तो वो सब हो गया। उसके बाद फिर लकीली एकदम 10 मिनट पहले मैं गेट पे पहुँच गया। उसके बाद पता चलता है कि मेरा जो भी फ़्लाइट है वो आधा 1 घंटा लेट है। चलो शुक्र है पहुँच गया टाइम पे, अभी कोई नहीं रोक सकता है, सीधा जाऊंगा कैम्बोडिया में और मस्त में घूमूंगा। तो ये रहा सीन इंडिया में। उसके बाद फ़्लाइट में चढ़ गया, बैंकॉक में हॉल्ट था करीब 3-4 घंटे का। फिर वहाँ से अगला फ़्लाइट पकड़ लिया, कैम्बोडिया पहुँच गया। वहाँ पे जाने से पहले मैं सोचा था वीज़ा ऑन अराइवल जो काउंटर पे जाके करना है वो करूँगा, तो उसमें करीब $5-6 का फ़ायदा हो जाता। ई वीज़ा के आसपास कुछ तो भी लेना पड़ गया। तो नॉर्मल वीज़ा मेरा अप्रॉक्स $30 का आता है और मुझे ई वीज़ा लेना पड़ गया, मुझे पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ गया, तो उस पर 6 या $7 मुझे एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ गया। ठीक है, अब तक तो सब कुछ ठीक है। उसके बाद मैं पहुंच गया सियम रिप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेमेंट वगैरह सब कुछ कर रखा था, तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा कुछ टाइम लगा नहीं इमिग्रेशन क्लियर करने में। तो वहाँ पे पहुँचा, फिर उनको दिखाया कि भाई मैंने ऑलरेडी ये डिजिटल सारा कुछ फॉर्म भर चुका हूँ और मैंने पेमेंट भी कर चुका हूँ। तो फिर वहाँ पे गया काउंटर पे, उन्होंने बस मेरा पासपोर्ट लिया, एक फ़ोटो में भी लिया होगा, और पासपोर्ट पे सील और वो सब वीज़ा वगैरह का जो भी प्रोसेस है तो वो सब डाल के दे दिया, बोले अब तुम जा सकते हो। सो वीज़ा वगैरह करवा के मैं वहाँ से निकल गया। एयरपोर्ट पे ही मैंने वहाँ का लोकल सिम ले लिया, जो मुझे अराउंड $6 to $7 के आसपास में पड़ गया। फिर मैंने ग्रैब से गाड़ी बुक कर लिया सिटी में जाने के लिए, तो उस पर मेरा लगभग $16 to $17 के आसपास चार्जेस लिए। तो 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग सिटी में पहुंच गए। तीन नाइट में रहा सियम रिप पे। मेरा थोड़ा वहाँ पे प्लान थोड़ा गड़बड़ हो गया। मेरे को एक्चुअली नाइट पे ट्रैवल करना था, तो मैंने वो नहीं करके डे में ट्रैवल कर लिया। तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस था। जो बस था वो बहुत ही लग्जरियस बस था, उसका भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। ये काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी प्लीज़ बेयर विथ मी, क्योंकि ये पूरा एक्सपीरियंस है।
सीएम रिप पे मैं जिस हॉस्टल पे रह रहा था, उस हॉस्टल का नाम है मैड मंकी, कुछ ऐसा है। वो हॉस्टल बहुत अच्छा लगा, तो मैं फिर सीएम रिप से मैं चला गया फेनोंग पे। तो वहाँ पे भी मैं अलग से कोई और जगह चेक नहीं किया, मैंने वही मैड मंकी का ही हॉस्टल बुक कर लिया फेनोंग पे के लिए। तो फेनोंग पे मैं पहुँच गया चौथा दिन रात को, और उसके बाद फिर 2 रात वहाँ पे रुका। और उसके बाद फिर मेरा जर्नी था फोरंग करके एक आइलैंड है, वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है। तो मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है, अपना 2 जगह पे रह चुका हूँ, बढ़िया है माहौल एंड एवरीथिंग, और ऊपर से कुछ 20-25% डिस्काउंट मिल रहा है, तो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। तो मैंने कुछ और सोचा नहीं, और ये मेरा प्लान भी था कि उस आइलैंड में जाके, फोरंग आइलैंड में जाके मेरे को उसी मैड मंकी हॉस्टल पे रहना है। तो मैंने बुक कर लिया। फिर अगले दिन सुबह मैं उस आइलैंड के लिए निकल पड़ा। बोट राइड टू एंड फ्रो सियानुक विल से मैंने वहीं से बुकिंग कर लिया। उसका करीब $25 या $26 मेरे को पड़ गया। फेनोंग पे से सियानुक विल जो पोर्ट है, वहाँ पे आने के लिए आपको 3-3.5 घंटे का बस जर्नी रहता है, और उसके बाद आधा 1 घंटे का बोट जर्नी रहता है टू गो टू दैट आइलैंड। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया। भाई माहौल बहुत मस्त था, मैड मंकी का माहौल बहुत मस्त था वहाँ पे मैं करीब 4-4.5 दिन या रात रहा था। मज़ा बहुत आया। जो भी स्टाफ है और जो भी उनका रिसेप्शन है वो बहुत मस्त है, बहुत फ्रेंडली है। तो वहाँ पे 4-4.5 दिन या रात का मैंने स्टे कर लिया। और भाई ज़िंदगी का पहली बार मैं कहीं पे जाके मतलब बिना कुछ किए जस्ट चिल, मतलब हॉस्टल से भी बाहर नहीं निकला। ठीक है, 2 दिन ऐसा हो गया। सुबह उठा, हॉस्टल के सामने आया, बीच था, एकदम सामने ही बीच है, वहाँ पे बैठा। पूरा दिन कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। तो बहुत मस्ती किया है वहाँ पे। उसके बाद फिर रिटर्न सियानुक विल था, फ्लाइट वहीं से है। तो 1 रात लगभग मैंने वहाँ पे रहा। मुझे एक चीज़ और बताना पड़ेगा, सियानुक विल पे भाई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरा जब ये टूर जब ख़त्म हुआ, उसके बाद जब मैंने एनालाइज़ किया है, तो मुझे ये लगा है कि भाई मैंने टूर कुछ तो भी गलत प्लान कर लिया। ठीक है, कैसे गलत प्लान कर लिया? मुझे पहले सियानुक विल जाना था। अगर मेरा इटनरी ऐसा रहता तो वो बहुत बढ़िया रहता कि मैं फर्स्ट लैंड कर रहा हूँ सियानुक विल 10 बजे से पहले। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ करके और फिर वहाँ से फेरी पे आने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा। और वहाँ पे लास्ट फेरी जो है वो लगभग 3-3:30 बजे के आसपास बंद हो जाता है। तो आपको वैसा प्लानिंग करना पड़ेगा कि आप सियानुक विल पे आओ और एयरपोर्ट से इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ क्लियर करके पोर्ट है वहाँ पे 2-2:30 बजे के आसपास पहुँच जाओ। वहाँ से बोट लेके आप फोरंग आइलैंड चले जाओ, वहाँ पे 2-2.5 दिन रुको। वहाँ से और एक आइलैंड है बहुत नज़दीक में ही है, उसका भी फोरंग, तो वहाँ पे जाओ 1 दिन के लिए। उसके बाद फिर रिटर्न आ जाओ फोरंग आइलैंड पे, फिर वहाँ से सियानुक विल चले जाओ और फिर नाइट बस लेके आप फेनोंग पे जाओ। फिर वहाँ पे 2 या 3 दिन रुको फेनोंग पे। वहाँ से आप सिएम रिप चले जाओ, जाके वहाँ पे आपको जितना दिन रुकना है। मेरे हिसाब से सिएम रिप पे आपको कम से कम 3 से 4 दिन रुकना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से वो प्लेस एक्सप्लोर करना है। वहाँ से अंकोर वाट और कुलेन माउंटेन, कुलेन वाटरफॉल, व्यू पॉइंट, वो सब आप देख लो। मॉर्निंग के लिए अंकोर वाट चले जाओ, मॉर्निंग के लिए फ्लोटिंग सिटी चले जाओ, या फिर मॉर्निंग के लिए अंकोर वाट चले जाओ, जैसे आपका मर्जी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप कैसे भी शफल कर सकते हो। तो वो सब करो। उसके बाद अप्सरा डांस, वो एक मस्ट है। वहाँ पे बहुत सारे जगह पे अप्सरा डांस कराते हैं देखने के लिए।
लेकिन उसमें भी कुछ एक प्लेसेस रहता है जो बेस्ट है। तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो, गूगल में करके देख लो कि कौन सा प्लेस सबसे बेस्ट है। तो वो एक चीज़ करना है। उसके बाद फिर एक सर्कस है, तो वहाँ पे भी आपको मस्ट जाना है। तो वो 2 चीज़ें तो आपको मस्ट करना ही है। फिर वहाँ पे बतंग बे और ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे बेट केव एंड ऑल दिस, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है भाई देखने के लिए। मेरा थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया था, जिसके वजह से मैं कुछ एक चीज़ें मिस कर गया। मेरे हिसाब से जो परफेक्ट इटनरी रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आप पहले सियानुक व्हील पे लैंड करो, तो वहाँ से आप कोरोंग आइलैंड पे चले जाओ, वहाँ पे मस्त में आप चिल करो, मस्त में चिल करो। सियानुक व्हील पे रुकने के लिए कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली आप पेनोंग पे चले जाओ। वहाँ पे आपको 2 दिन रुकना है, 3 दिन रुकना है, आप रुको वहाँ पे। डिपेंड करता है आपकी कि आप किस टाइप का ट्रैवलर हो। आराम आराम से देखना है कि सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में देखना है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। उसके बाद फिर जब आपको लगे कि आप सेटिस्फाइड हो गए हो पेनोंग पे से, तब आप सियम रिप के लिए चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं। उसके बाद फिर सियम रिप से रिटर्न आ जाओ। वो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मैं वो सब कुछ करके रिटर्न आ रहा था, तो मेरा फ़्लाइट सियानुक व्हील इंटरनेशनल एयरपोर्ट से था इंडिया के लिए। मैं वो फ़्लाइट चढ़ गया। उसके बाद फिर कुआलालंपुर पे का हॉल्ट था। इंडिया में आया, इंडिया में आके फिर इमिग्रेशन पे क्लियरेंस के पहुंचा और मैंने बोला कि भाई मैं कैम्बोडिया से आ रहा हूँ अभी। फिर से उन्होंने मुझे एक और काउंटर पे भेज दिया कि बोले भाई आप जाओ वहाँ से क्लियरेंस लेके आओ, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। तो मैं वहाँ पे गया, जाके थोड़ा सा वेट करना पड़ा। वो नॉर्मल सा प्रोसेस है, उसमें कुछ गलत नहीं है। पे उनको दिखाया कि भाई मैं एक रेगुलर ट्रैवलर हूँ और एक ब्लॉगर हूँ और मैं एक अच्छा खासा MNC में काम करता हूँ। अगेन सेम चीज़ें जो मुझे ज़्यादा टाइम दिखाना पड़ा। सो वो सब कुछ मैं दिखाया। मुझे फिर मेरे पास लकीली कंपनी का बिज़नेस कार्ड था मेरे नाम पे, तो मैंने वो दिखाया। मेरा ID कार्ड के लिए पूछ रहे थे, मैं ढूंढा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोबाइल पे वो फ़ोटो मिला नहीं। लेकिन मैंने उनको बाकी चीज़ें भी दिखाया है कि भाई देखो मैंने थाईलैंड, इंडोनेशिया, फ्रांस, ये सारे चीज़ें मैंने कवर किया हुआ है। मेरा ये यूट्यूब का चैनल है, मैं ब्लॉग करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, आई एम ए सोलो ट्रैवलर। वो सब दिखाने के बाद फिर एक 15-20 मिनट या आधा घंटे के अंदर उन्होंने मुझे क्लियरेंस दे दिया कि भाई यू आर ए जेन्युइन पर्सन, तो तुम्हारा कोई वैसा सीन नहीं है। उसके बाद फिर मैं इमिग्रेशन क्लियर कर लिया। तो ये था मेरा मोटा मोटा कैम्बोडिया का जर्नी और कैम्बोडिया का इटनरी। आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और माफ़ी चाहता हूँ कि ये इतना लंबा वीडियो हो गया है। लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी सारा आइडिया हो जाएगा, आपको इटनरी कैसे प्लान करना है, आपको कौन सा जगह पे पहले जाना है, कौन सी जगह पे बाद में जाना है, आपको कैसे कैसे क्या एन्जॉयमेंट करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू। जय हिंद।